छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स 7th पेपर इनकम टैक्स अकाउंट की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोगों की चर्चा का विषय होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी, या इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि प्रोविजन रिगार्डिंग पावर्स ऑफ अथॉरिटी और पावर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज CBDT के पावर के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि इस कड़ी में इसका दूसरा है अथॉरिटी है, वो है डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो आज पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टैक्स के समय पर कलेक्शन के लिए भारत सरकार द्वारा कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उसी में से यह जो है सबसे इस तरह से बड़ा पदाधिकारी माना जाता है। डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा सेक्शन 117(1) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारियों से है। इनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड अर्थात CBDT द्वारा किया जाता है। इनका क्या कार्यक्षेत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि CBDT की मेन बॉडी है और उसी के द्वारा जो है सारा रेगुलेशन, केंद्र सरकार का जो है एक तरह से अधिकृत बोर्ड है जो कि सारी व्यवस्थाओं को देखता है, और उसमें जो है तो उसी के निर्देश में जो है इनका कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है। ये मुख्यतः आयकर आयुक्त के स्तर पर होता है। इनकम टैक्स कमिश्नर जो है महानिदेशक के अधीन निर्देशक, उपनिर्देशक तथा सहायक निर्देशक भी आते हैं और उसी में रहेगा। एक महानिदेशक हो गया, इसके बाद जो है उसमें निर्देशक होंगे, उपनिर्देशक होंगे और सहायक निर्देशक। इनकम टैक्स एक्ट के विभिन्न प्रावधानों से अंतर्गत जो है इनके अधिकार निम्न प्रकार से परिभाषित किए गए हैं कि इनको निम्नलिखित अधिकार होंगे। इनका पहला अधिकार है कि नियुक्ति का अधिकार है। सेक्शन 117 सब सेक्शन 2 में जो है इसका वर्णन है नियुक्ति के माने पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने पर एक सहायक उपायुक्त के नीचे स्तर के आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वही शर्त है कि केंद्रीय सरकार द्वारा इन्हें अधिकृत किया गया हो। अर्थात जो सहायक उपायुक्त को जो है या उसके ऊपर के पद वाले को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार अधिकृत कर देती है तो वैसी स्थिति में सहायक उपायुक्त के अर्थात असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर जो होता है उसके नीचे के जो पदाधिकारी होंगे, जैसा कि हम लोगों ने उस चेन में देखा था पीछे कि कई तरह के पदाधिकारी हैं,
तो बाकी जो है उनकी नियुक्ति इनके द्वारा की जाए। तो दूसरा है एक तो हो गया सेक्शन 117 सबसेक्शन 2, और फिर है कि सेक्शन 117 सबसेक्शन 3 के अनुसार है कि बोर्ड द्वारा अधिकृत किए जाने की स्थिति में अपने कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, अर्थात ऑफिस स्टाफ की भी नियुक्ति उनको अगर पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है तो वैसी स्थिति में भारत सरकार से अधिकृत होना चाहिए, और यदि स्टाफ या ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति करनी हो तो सीबीडीटी द्वारा अधिकृत होना चाहिए। यही ध्यान रखने के लिए। तो यह तो हो गया इनका पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके बाद दूसरा है कि मामलों के हस्तांतरण का अधिकार, पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ केसेस। तो इनको यह अधिकार है कि किसी मामले को अपने मातहत किसी कर निर्धारण अधिकारी से अपने ही मातहत किसी अन्य कर निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरित कर। अर्थात इसका अर्थ है कि मान लीजिए अब इनके अंडर में जो भी, अर्थात डायरेक्टर जनरल के अंडर में जो भी अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी काम कर रहे हैं, क्योंकि कई होंगे, तो उसमें से एक के कार्य को दूसरे को हस्तांतरित करने का अधिकार डायरेक्टर जनरल को होता है। यह है सेक्शन 127। तीसरा अधिकार है कि खोज अथवा जब्त करने अथवा कराने का अधिकार, सर्च एंड सीजर कहते हैं, पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं भी जहां उसे लगे कि जो है इन्होंने टैक्स की चोरी की है, इन्होंने अपने आय का सही विवरण नहीं दिया है, तो वैसी जगहों पे जो है वे चाहे तो उसके सामान को जब्त कर सकते हैं, ऑफिस को जब्त कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। वही है कि जो है खोज एवं जब्त करने में। तो इसमें है कि बोर्ड द्वारा अधिकृत होने पर उपर्युक्त प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों द्वारा अधिकृत, अगर मान लीजिए या तो ए स्वयं अर्थात डायरेक्टर जनरल, या अगर डायरेक्टर जनरल के द्वारा जो अधिकृत, चाहे वो ज्वाइंट डायरेक्टर हो या ज्वाइंट कमिश्नर हो अथवा असिस्टेंट डायरेक्टर हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो, जिनको भी अधिकृत कर देते हैं, तो वो जो है वह खोज तथा जब्त करने के संबंध में सभी कदम उठा सकता है। यह है सेक्शन 132। चौथा पावर है कि पुनः कर निर्धारण का आदेश निर्गमन का अधिकार। अर्थात मुख्य कमिश्नर अथवा कमिश्नर को अधिकार है कि वह संबंधित कर निर्धारण वर्ष के बाद 4 वर्ष बीत जाने के बाद धारा 148 के अंतर्गत पुनः कर निर्धारण के नोटिस के निर्गमन की स्वीकृति दे सकता है। मान लीजिए किसी ने टैक्स चुरा लिया है और समय व्यतीत होने के पश्चात यह पता चलता है कि हाँ उसने टैक्स की चोरी की, उसके संबंध में यह कहा जा रहा है कि इसमें जो है कि मुख्य कमिश्नर अथवा कमिश्नर को यह अधिकार होता है कि वह जो है अगर 4 वर्ष बीत भी गया हो तो वैसी स्थिति में सेक्शन 148 के अंतर्गत पुनः कर निर्धारण के नोटिस के निर्गमन की स्वीकृति वह दे। यह है सेक्शन 151
सब सेक्शन 1 में। इसके बाद जो 5वां पावर है डायरेक्टर जनरल को, वह है कि सूचना प्रदान करने का आदेश। अर्थात यदि मुख्य कमिश्नर अथवा कमिश्नर को किसी करदाता के संबंध में कोई ऐसी सूचना प्रदत्त करने के लिए आवेदन प्राप्त हो जो किसी आयकर प्राधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्य पालन के दौरान में प्राप्त हुई हो, और वह संतुष्ट हो कि ऐसी सूचना देना जनहित में है, तो वह आदेश दे सकता है कि ऐसी सूचना प्रार्थी को प्रदत्त की जाए, अर्थात उपलब्ध कराई जाए। मान लीजिए किसी करदाता ने किसी तरह की कोई सूचना मांगा, और यदि इस माने जो मुख्य कमिश्नर हैं तो इनको अगर यह लगता है कि इसके द्वारा जो मान लीजिए अगर फालतू की सूचना है ऐसी जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो वह इनकार भी कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि नहीं, यह जनहित में इस तरह की सूचना देना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में वह प्रार्थी को जो है यह दे वह उपलब्ध करा सकते हैं, या अपने मातहत कर्मचारियों को निर्देशित कर सकते हैं कि यह सूचना इन्हें उपलब्ध करा दी जाए। यह है सेक्शन 138 के अंतर्गत। छठा है कि वापसी की पूर्ति देय कर की राशि से पूरा। वापसी की पूर्ति देय कर की राशि से पूरा करना। यदि किसी व्यक्ति को रिफंड देय है, अर्थात मान लीजिए किसी ने जो है अधिक टैक्स पे किया गया है, कर दिया है, उससे अधिक चार्ज कर लिया गया है टैक्स, और वैसी स्थिति में उसका रिफंड बनता है कि अब उसे जो है वापसी करनी है टैक्स। तो अगर ऐसा कोई रिफंड जो है इनकम टैक्स को दे है, तो वैसी स्थिति में जो है वह उसे इस अधिनियम के अंतर्गत कोई राशि सरकार को, अगर सरकार को चुकानी है, देय है का मतलब है कि सरकार को चुकानी है, उसके लिए वह जो अर्थात पेबल है, तो मुख्य कमिश्नर वापसी की राशि की पूर्ति उस व्यक्ति द्वारा देय राशि से करने का आदेश करता है। तो मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि कहेगा ठीक है भाई इसे वापस करना है, और इस पर जो है मान लीजिए कि आगे नेक्स्ट जो है उसको इतना टैक्स बन रहा है, तो उसी से जो है वह वापसी का सेटलमेंट कर दिया जाए। यह कमिश्नर को अधिकार है। ऐसा नहीं है कि नहीं उससे वसूला जाए और फिर उसको दिया जाए, वो चाहे तो उसका सेटलमेंट कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि वापसी की पूर्ति देकर की राशि से। यह है सेक्शन 263 के 245 के। सातवां है कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश पर पुनर्विचार का। जैसा कि हम जानते हैं कि अब इसके अंडर में जो डायरेक्टर है, या माने जैसे हम जो है डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स कर रहे हैं, तो अगर जो इसके अंडर में बहुत से होंगे असेसिंग ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी, तो वैसी स्थिति में यदि कमिश्नर की सम्मति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश गलत है, मान लीजिए उसने कोई गलत आदेश दे दिया है जो है टैक्स पेयर को, तो वैसी तथा सरकारी राजस्व के लिए अहितकर है, अर्थात प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, माने जैसे कि रेवेन्यू की हानि हो रही है, रेवेन्यू नहीं प्राप्त होगा, तो वैसी स्थिति में जो है उस आदेश पर पुनर्विचार करके और न्यायोचित आदेश दे सकता है, जिसमें कर निर्धारण को बढ़ाना, अर्थात कर निर्धारण है उसको या तो बढ़ाना अथवा उसमें संशोधन करना अथवा रद्द करना तथा नए कर निर्धारण का निर्देश देना शामिल है। माने जो उचित हो वहां पर। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि कम कर लिया गया हो, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम जो है टैक्स
लिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उसको वो बढ़ा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई संशोधन करने की बात है, अगर अधिक ले लिया गया है या अधिक चार्ज किया जा रहा है तो वैसी स्थिति में जो है उसमें संशोधन भी अगर उचित है तो संशोधन भी किया जा सकता है, और या चाहे तो अगर बिल्कुल गलत है, नियम सम्मत नहीं है, तो वैसी स्थिति में उसको रद्द भी किया जा सकता है और फिर से नए कर निर्धारण करने का आदेश दिया जा सकता है उनके द्वारा, कर निर्धारण अधिकारी को। तो यही ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया 7वां। यह है सेक्शन 263 के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे 8वां। 8वां में जो है 2 सेक्शन है। तो पहला है कि अर्थदंड घटाने अथवा माफ करने का अधिकार। अर्थदंड घटाने अथवा माफ करने का अधिकार। कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह सेक्शन 271 सब सेक्शन 13 के अंतर्गत लगे हुए अर्थदंड को घटा सकता है अथवा माफ कर सकता है। तो यह अधिकार है, यह सेक्शन 273A में है। और इसमें दूसरा है, इसी में दूसरा, 8वें में ही दूसरा जो पॉइंट है कि अर्थदंड की माफी की पुष्टि करना। अर्थात मुख्य कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह धारा 27 सब सेक्शन 1C के अंतर्गत लगे हुए अर्थदंड को कम करने अथवा माफ करने के आदेश को जो 5 लाख रुपए से अधिक छिपाई गई या गलत दिखाई गई आय के संबंध में दिया गया हो, अनुमोदित कर दे, अर्थात उसकी पुष्टि कर दे। उसको यह अधिकार है, वह पुष्टि कर सकता है, उसको अनुमोदित कर सकता है अगर 5,000 से अधिक छिपाई गई राशि। यह है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 273A सब सेक्शन B। अब हम लोग 9वां पावर देखेंगे। इसमें है कि कुर्की करने की अनुमति दें। अब देखिए, जिससे होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि टैक्स नहीं चुकाता है टैक्स और उसकी लायबिलिटी बढ़ते जाती है, टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं चुकाता है, तो वैसी स्थिति में उस पर जो है वाद करके, मुकदमा करके और उसे कुर्की का भी आदेश दिया जाता है और उस कुर्की जब्ती की जाती है आवश्यकता पड़ने पर, अगर वह नहीं चुकाता है। क्योंकि सरकार के राजस्व का एक मुख्य हिस्सा है इनकम टैक्स, तो सरकार अगर सबको इस तरह छोड़ते जाएगी तो फिर उसकी आमदनी का स्रोत खत्म हो जाएगा, तो बाकी लोक कल्याण का कार्य कैसे करेगी। तो इसलिए जो है यह व्यवस्था इनकम टैक्स एक्ट में की गई है, अधिनियम में व्यवस्था बनाई गई है। तो इसमें जो है कुर्की करने की अनुमति है, इनका पावर है कि तो जो है यदि कर निर्धारण अधिकारी की नजर में सरकारी आय को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि करदाता की संपत्ति को कुर्क या इसे अंग्रेजी में अटैच कहते हैं कर लिया जाए, तो उसे ऐसा आदेश देने से पूर्व प्रमुख निर्देशक या मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर की अनुमति लेनी। अर्थात मान लीजिए, क्योंकि वह कुर्की का कार्य तो कौन करेगा, वो कर निर्धारण अधिकारी करेगा, क्योंकि वह उसी का वो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र तो उसी का है, तो उसको करना है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है, कुर्की की स्थिति आती है, तो उसे जो है लेना पड़ेगा निर्देशक से या प्रमुख निर्देशक या मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर जो है, इन लोगों मैंने इस पदाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। यह सेक्शन 281B के के बाद आगे हम चर्चा करेंगे 10वां नंबर जो है 10 पावर है उनका कि ब्याज में कमी या माफ करना।
मुख्य कमिश्नर या मुख्य निर्देशक को यह अधिकार है कि वह निर्धारित परिस्थितियों में, ध्यान यहाँ देने लायक है कि निर्धारित परिस्थितियों में जो कानून सम्मत हों, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 234A, 234B एवं 234C के अंतर्गत लगाया गया ब्याज माफ कर दे या उसमें कमी कर दे, यदि जो है उसको उचित लगता हो या कानून सम्मत हो, तो वैसी स्थिति में वह इसे या तो जो है कम कर सकता है या माफ भी कर सकता है। इसलिए 10वां नंबर जो है ब्याज में कमी माफ करना, इसका एक पहला है। और दूसरा है इसमें 11वां कि एक प्राधिकारी ऐसे किसी बही खाते अथवा संपत्ति को मांगने का आदेश दे सकते हैं जो किसी अन्य कानून के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को। अब इस पॉइंट को समझे कि ये जो प्राधिकारी अर्थात जो है निर्देशक जो है, जो डायरेक्टर है, चाहे वो कमिश्नर हो, तो ये जो है किसी भी बही खाते अथवा संपत्ति को जो है कहीं से मांगने का जो है आदेश दे सकते हैं, जो है अगर किसी दूसरे अधिकारी के पास भी हो, किसी के पास हो, तो वहां से वह मांगने का आदेश दे सकता है अगर वह नियम सम्मत हो। तो यह पावर जो है सेक्शन 132A के अंतर्गत दिया गया है। तो और उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे 12वां, कर की वापसी में देर करने पर सरकार द्वारा दिए ब्याज के संबंध में ब्याज की गणना करने के लिए कितनी अवधि छोड़नी है, इस बात का निर्णय मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि किसी एसएससी का या टैक्स का टैक्स अधिक काट लिया है, तो रिफंड की बात आती है। तो रिफंड में अगर देर होती है, मान लीजिए एक समय जो समय सीमा पर अगर रिफंड कर दिया गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर देर होती है या सरकार की तरफ से अगर देर होती है और सरकार की गलती से ऐसा होता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को ब्याज देना पड़ता है टैक्स पेयर को, क्योंकि अगर मान लीजिए टैक्स वह नहीं समय पर चुकाता है तो उसे ब्याज देना होता है या पेनाल्टी देनी होती है, तो उसी तरह सरकार को भी देना पड़ता है। तो उसी के संबंध में यह है कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो ब्याज की गणना करने के लिए कितनी अवधि छोड़नी है, और यह जो है मुख्य आयुक्त जो होगा वही अथवा आयुक्त ही करेगा, और उसके द्वारा जो किया गया निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। यह है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 244A सब सेक्शन 2 मैंने 244A के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था। तो यह तो हो गया जो है कि पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अब अगले प्राधिकारी की हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह एक लंबा चेन है और इस चेन को हम लोगों को जो है ध्यान में रखना है। तो अगला जो है पावर ऑफ चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफिसर। अब हम उनके पावर की, अभी तक जो है हम लोग निर्देशक की पावर की, मुख्य जो निर्देशक थे या मुख्य जो कमिश्नर थे उनकी, लेकिन अब यहाँ जो है यहाँ हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये मुख्यतः प्रशासन संबंधी अधिकारी होते हैं। आयकर मुख्य आयुक्त या आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति जो है, जैसा कि हम लोग पहले देखे कि कुछ मुख्य निर्देशक को जो है कुछ नियुक्तियों का है,
लेकिन वह जो है ये जो है ऊपर के स्तर के अधिकारी हुए तो इनकी नियुक्ति जो है सीधा जो है केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। एक प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के अधीनस्थ पदाधिकारी होते हैं। सब सारे लोग तो वही सीबीडीटी के ही अधीनस्थ होते हैं, तो उसी में होते हैं। तो पदाधिकारी तो इनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाता है। उसको सीबीडीटी ही इनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण करता है कि ये कौन से कार्य करेंगे। इनको बोर्ड के आदेशों, निर्देशों तथा सुझावों के अनुसार कार्य करना पड़ता है तथा जो है मुख्य आयुक्त को वह सब अधिकार प्राप्त है जो महानिदेशक है। वही जो महानिदेशक का अधिकार है लगभग वही अधिकार इससे जो है चीफ कमिश्नर होती है। तो अब ये तो हो गए चीफ कमिश्नर और इनके पावर के बारे में हम लोग यह समझ गए, क्योंकि सब नॉट सेल्स में यह कह दिया गया कि जो पावर महानिदेशक को है वही पावर इनको है, इसलिए फिर अलग से उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। वे सारे पावर इनमें भी नहीं है। तो आगे फिर अब हम बात करेंगे कि पावर ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, क्योंकि अब एक चेन चला रहा है, जैसे कि पहले ही मैंने वर्णन किया था कि एक लंबी जो है श्रृंखला है, एक चेन है। तो उसके अनुसार तो पावर ऑफ डिप्टी डायरेक्टर या उसे हम लोग या डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है या असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर भी कहा जाता है। एक ही माने जो है ये सारे लोग जो है एक ही तरह के पद। तो अब इनके पावर की बात करेंगे। तो इनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। एक आयुक्त अर्थात कमिश्नर या निर्देशक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। माने इनका जो है सुपर होता है वो वही डायरेक्टर या कमिश्नर होता है, क्योंकि इनके नाम पे आगे डिप्टी या असिस्टेंट लगा हुआ है। जो है तो इनका जो है निर्देशक या आयुक्त के नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा इनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण भी आयुक्त करते हैं। अब बाकी लोगों के लिए जो है सीबीडीटी था कार्यक्षेत्र का निर्धारण करने के, इसके ऊपर वाले जो थे पदाधिकारी उनके लिए सीबीडीटी था। अब यहाँ है कि अब इनके लिए जो है इनका निर्धारण जो है आयुक्त स्तर का जो होगा वह करेगा, अर्थात चीफ कमिश्नर या जो है निदेशक। एक आयुक्त के अधीन कई उप आयुक्त होते हैं। जो कमिश्नर है चीफ कमिश्नर, उसके अधीन जो है कई डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी कमिश्नर होंगे। इन पदाधिकारियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। अब इनके अधिकारों की चर्चा करेंगे। जब इनको क्या क्या अधिकार है, तो इसको जो है हमने, क्योंकि बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो सभी में कॉमन है, तो इसको मैंने जो है सामान्य ढंग से लिख दिया कि पहला उनका अधिकार है कि सूचना मांगने का अधिकार, अर्थात वह किसी से भी सूचना मांग सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट से या अपने से जो है। यह है सेक्शन 133 में। दूसरा है आयकर अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार इनको है। जो इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे, इनके नीचे के जो पदाधिकारी होंगे उनको निर्देश देंगे कि किस तरह से कार्य करना है। यह है सेक्शन 119 सब सेक्शन 3 के अंदर। तीसरा है कि अवितरित लाभों अर्थात अनडिवाइडेड प्रॉफिट पर अतिरिक्त कर के आदेशों को जारी करने का, माने जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट है उस पर कितना एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा उसके बारे में इसमें चर्चा करना है। यह है सेक्शन 107 के अंदर।
चौथा है आयकर अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार, मैंने उनकी जो आयकर जो अधिकारी हैं उनकी शक्ति का एक प्रयोग करेंगे, अर्थात उन्हें निर्देशित करेंगे, उन्हें आदेशित करेंगे। यह सेक्शन 215A में है। और फिर जो है पांचवा है पूछताछ करने के लिए उसे वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो एक कर निर्धारक अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत पूछताछ करने के संबंध में है। यह सेक्शन 135 में। इसके बाद आगे है कि अपने क्षेत्र के अंदर किसी भी स्थान में प्रवेश करने, जांच पड़ताल करने तथा लाभकारी सूचनाएं संग्रह करने का अधिकार। सातवां है तलाशी एवं कब्जे में लेने का अधिकार। क्योंकि इसको शॉर्ट में मैं इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा, कि पहले इस तरह की सारी बातें जो हैं पहले इनकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जो है यह सेक्शन 132 के अंतर्गत है। आठवां है रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार। सेक्शन 144B में है कि जो रजिस्ट्रेशन अगर मान लीजिए कोई हुआ है तो उसको रद्द करने का भी इनको अधिकार है। इसके बाद 9वां है किसी भी कंपनी के सदस्यों, ऋण पत्रधारियों अथवा बंधक के रजिस्टरों का निरीक्षण तथा उनकी प्रतिलिपियां लेने का अधिकार। यह सेक्शन 134 में है। 10वां है कि वह किसी कर निर्धारण अधिकारी के पास विचाराधीन किसी मामले के रिकॉर्ड मांगकर जांच पड़ताल कर सकता है और आवश्यक निर्देश दे सकता है। 11वां है कि सेक्शन 131 के तहत किसी मुकदमे की कार्यवाही के संबंध में उप आयुक्त को वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अधीन किसी न्यायालय, अर्थात एक तरह से वो वहां जो है न्यायाधीश की हैसियत से कार्य करता है, इसलिए उसको वे सारे अधिकार प्राप्त हैं जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जो बना है उसके अनुसार प्राप्त सारे अधिकार। 12वां है कि यदि सहायक निर्देशक अथवा उप निर्देशक को संदेह हो कि उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आय छिपा ली गई है अथवा छिपाए जाने की संभावना है, तो वह सेक्शन 131A के अंतर्गत आवश्यक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। यह जो है सेक्शन 131A में है कि उसके अनुसार है कि वह अगर उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं इन्होंने जो है जानबूझकर किसी आय को छिपा लिया है, तो वह अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो छात्रों यह तो हो गया। आज हम लोगों ने देखा कि जो है अभी तो हम लोग बात कर रहे थे पावर ऑफ डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर। इसके पूर्व में हमने जो है देखा कि पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल ना, और उसके बाद जो है फिर हमने देखा था पावर ऑफ चीफ कमिश्नर। इसी तरह से आगे की क्लास में मैं सबके, चूंकि मैं चाह रहा हूं सारे, अगर मान लीजिए आपको परीक्षा के ख्याल से, आई की जानकारी के ख्याल से भी यह जरूरी है, लेकिन परीक्षा के ख्याल से भी अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी का पावर एक टफ पूछा जाए, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो अब जो है आज के लिए बस इतना ही। मैं जैसा कि मैं पहले भी आपको कहते आया हूँ कि यदि किसी तरह की कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके सूचित करेंगे, ताकि मैं यथासंभव समाधान कर पाऊँ। धन्यवाद।